जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2023 को हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने आए हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हर पर डे का करंट अफेयर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका जो हमने लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। और जो भी हमारी अन्य जो चल रहे हैं, जैसे बिहार स्पेशल क्विज चल रहा है, यूपी स्पेशल क्विज चल रहा है और जीके स्पेशल क्विज चल रहा है, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और पर्सनालिटी स्पेशल जो वगैरह चल रहा है, उन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोग हम इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाता है, मतलब रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, आज का अब हम शुरू कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। सबसे पहले 11 अगस्त को क्या हुआ था ये हम आपको बताते हैं। तो 11 अगस्त 1908 को, आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। और किस वजह से इन्हें फांसी दी गई थी? इन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड में ये शामिल थे। मतलब मुजफ्फरपुर के जो सत्र न्यायाधीश थे उस समय, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो प्रफुल्ल चाकी तो जब घिर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो खुद को गोली मारकर शहादत दे देते हैं। लेकिन खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर आज के दिन 11 अगस्त को सन 1908 में खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी जाती है। लगभग 18 वर्ष, 18.5 वर्ष की उम्र थी जब इन्हें फांसी दी गई थी। और इसके अलावा 11 अगस्त को क्या हुआ था? 11 अगस्त 1961 को दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था। दादर नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसका भारत में विलय हुआ था। ये दोनों घटनाएं 11 अगस्त के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने आपको बताई। अब हम पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज का। हाल ही में 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश कौन बना है? अगर हम ट्रेकोमा मुक्त देश की बात बताएं, हाल ही में जो 18वां देश बना है वो है इराक। कौन बना है? इराक बना है। अब हम पहले ट्रेकोमा के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेकोमा क्या है। ट्रेकोमा जो है ये आँखों से संबंधित बीमारी है। क्या है? आँखों से संबंधित एक बीमारी है। और ये किसकी वजह से होती है? ये जीवाणु की वजह से होती है। जीवाणु जनित रोग है ट्रेकोमा, आँखों से संबंधित बीमारी है। और ये घोषणा किसने की कि इराक 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश बना है? तो ये घोषणा कौन करता है? ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी घोषणा करता है। तो WHO ने घोषणा की है कि इराक 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश बन गया है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को की गई थी। इसी वजह से 7 अगस्त नहीं, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा है। और अगर प्रमुख कहा जाए कौन है वर्तमान में WHO के, तो हैं डॉक्टर टेड्रोस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम नाम। ये क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस
एरेडेट नाम याद है, कुल मिला के डॉक्टर टेड्रोस याद कर लीजिए कि WHO के ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और जान लीजिए कि भारत में इस समय आँखों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है आई फ्लू। क्या नाम है? आई फ्लू इसका नाम है। तो आई फ्लू के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं कि आई फ्लू किस वायरस से होता है। आई फ्लू जो फैलता है वो एडिनो वायरस से। किस वायरस से? एडिनो वायरस से आई फ्लू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 से 21 अगस्त 2023 को पहली बार मालाबार अभ्यास किसकी मेज़बानी पहली बार मालाबार अभ्यास की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। यानी 11 से 21 अगस्त तक मालाबार अभ्यास होना है और इस अभ्यास की मेज़बानी किस देश द्वारा पहली बार की जाएगी। तो इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली बार की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली बार क्यों की जाएगी कि अभी ऑस्ट्रेलिया हाल ही में 2020 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ है। किसमें? 2020 में मालाबार अभ्यास में कौन शामिल हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले मालाबार अभ्यास का थोड़ी सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि मालाबार अभ्यास जो है सबसे पहले 1992 में इंडिया और USA के मध्य हुआ। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। फिर क्या होता है 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया। तो फिर भारत, जापान और अमेरिका के मध्य होने लगा। फिर अभी हाल ही में 2020 में सबसे नया ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 4 देश अब मालाबार अभ्यास में शामिल होते हैं। तो इस बार मेज़बानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और ये जो 2023 को मालाबार अभ्यास होगा, 2023 का मालाबार अभ्यास, ये इसका 31वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण? 31वां संस्करण होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि मालाबार अभ्यास जो है एक नौसैनिक अभ्यास है, यानी नेवल एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से इसमें INS कोलकाता और INS सह्याद्री शामिल होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा या मुक्त कोचिंग और संबद्ध योजना को लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मंत्रालय है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा या मुक्त कोचिंग और संबद्ध योजना को लॉन्च किया गया है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। तो क्या की है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। इस कोचिंग की अवधि क्या रहेगी? 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि इस कोचिंग की रहेगी। और नाम क्या है इस पहल का? नया सवेरा या मुक्त कोचिंग और संबद्ध योजना। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वारा पानी के नीचे बारूदी सुरंग की खोज करने वाले एक वाहन को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? भारत ने हाल ही में भारत की जो कंपनी है कोलकाता गार्डन रीच कंपनी, कोलकाता में ये कंपनी पड़ती है गार्डन रीच कंपनी, तो इसने एक पानी के 3000 मीटर अंदर तक जाकर बारूदी सुरंग और लैंड माइन का पता लगाने के लिए एक इन्होंने क्या किया है? स्वचालित वाहन को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? निराक्षी है, याद रखिएगा। तो भारत की कोलकाता में स्थित गार्डन रीच कंपनी ने पानी के 3000 मीटर नीचे जाकर बारूदी सुरंग और लैंड माइन का पता करने के लिए एक स्वचालित वाहन जिसका नाम निराक्षी है उसे बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के द्वारा हाल ही में चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है?
तो किस देश के द्वारा चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? ये लगाया गया है भारत के द्वारा। भारत के द्वारा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का आयात किया जाता है चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से, तो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है, याद रखिएगा। अगर हम डंपिंग की बात करें तो डंपिंग जो है अर्थशास्त्र का एक टर्म है, यानी टर्मिनोलॉजी है। डंपिंग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे किसी दूसरे आर्थिक क्षेत्र में उस वस्तु को बहुत कम कीमत पर बेच दिया जाता है, तो इसको डंपिंग कहते हैं। किसको कहते हैं डंपिंग? जब किसी वस्तु का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो गया तो किसी दूसरे आर्थिक क्षेत्र में उस वस्तु को बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया जाता है, तो इसको डंपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अगस्त आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ का आयोजन किस तारीख को किया गया? तो आप जानते हैं अगस्त आंदोलन यानी अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 से शुरू हुई थी, तो 8 अगस्त को ही अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति की वर्षगांठ जो 81वीं मनाई गई है उसका आयोजन 8 अगस्त को किया गया। इस अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। और ये किसने लॉन्च किया था? ये महात्मा गांधी ने इसका इसका आंदोलन का प्रणेता महात्मा गांधी को माना जाता है। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना को हाल ही में पूरा किया जा चुका है। यह परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई थी? तो ये जो देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है और इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना को हाल ही में पूरा किया जा चुका है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी 2 राजधानियां हैं, जम्मू और क्या है दूसरी राजधानी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा करिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जम्मू कश्मीर की जो 2 राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक जम्मू हमने बता दिया, दूसरी आप बताइए कौन सी है। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम भी आप बताइए। तो अगर हम देविका नदी की बात करें तो देविका नदी जो है जम्मू कश्मीर के महादेव टेम्पल हिल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के महादेव टेम्पल हिल पहाड़ी से निकलती है। देविका नदी के अगर बारे में बात की जाए तो देविका नदी को गंगा नदी की बहन की संज्ञा दी जाती है। किसकी बहन की संज्ञा? देविका नदी को गंगा नदी की बहन की संज्ञा दी जाती है। और ये जो देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना है इसके लिए 190 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है, याद रखिएगा 190 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बियाम महोत्सव। बियाम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अगर हम बियाम महोत्सव का बताएं तो बियाम महोत्सव जो इसका आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाता है। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में किया जाता है। खमनिंगम जनजाति द्वारा जब अच्छी फसल पैदा होती है तो भगवान को धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में बियाम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो नागालैंड की खमनिंगम जनजाति द्वारा अच्छी फसल पैदा होने की उपलक्ष्य में भगवान को धन्यवाद स्वरूप बियाम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर हम नागालैंड के अन्य महोत्सव की बात करें तो तुलुनी और हार्नबिल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तुलुनी महोत्सव और हार्नबिल महोत्सव ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? ये दोनों मनाए जाते हैं नागालैंड में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि 7 अगस्त 2023 से इंद्रधनुष
5.0 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ये भी नागालैंड में की गई है। तो 7 अगस्त 2020 से इंद्रधनुष 5.0 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये की गई है नागालैंड से। और इंद्रधनुष 5.0 जो टीकाकरण अभियान है ये महिलाओं एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी, कौन सी? टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? बिहार राज्य में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। बिहार के बारे में आप जानते ही हैं कि बिहार के राजधानी पटना है और पटना में ही बिहार का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय स्थित है। और बिहार के वर्तमान में सीएम हैं कौन? नीतीश कुमार। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, बिहार स्पेशल से संबंधित वीडियोस देखे हैं और आपने करंट से संबंधित भी वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से सब वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, उन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक तो ज़रूर करिए और अपने जान पहचान वालों को भी रिकमेंड करिए। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के साथ ही, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय जैवलिन दिवस क्या है? जैवलिन थ्रो क्या होता है? जैवलिन थ्रो को हिंदी में भाला फेंक कहते हैं। तो ये तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया। यानी तीसरा मनाया गया है 2023 को। तो पहला कब मनाया गया होगा? 2021 को। तो ये जो जैवलिन दिवस मनाने की शुरुआत की गई ये 7 अगस्त 2021 को की गई। ये वही दिन था जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, जो भारत की जैवलिन थ्रोअर हैं यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो जब टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, तभी से राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। इसके अलावा 7 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इंग्लिश में नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं। इसकी शुरुआत कब से की गई? इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट ये शायद आधार की तरीके का होगा। तो इसके लिए भारत ने 45 करोड़ रुपए की सहायता किस देश को प्रदान की है? भारत का पड़ोसी देश है जो श्रीलंका, उसको प्रदान की है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य पड़ता है? ये पड़ता है पाक जलडमरू मध्य है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की वर्तमान में 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरा कोट्टा और कोलंबो। जयवर्धनेपुरा कोट्टा जो है वो विधायी राजधानी है और कोलंबो जो है न्यायिक और कार्यकारी राजधानी है। और अगर हम श्रीलंका के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने।
पहले राजपक्षे ब्रदर्स थे, वही प्रधानमंत्री भी थे और वही राष्ट्रपति भी थे। तो देश बहुत ही संकटों से गुजर रहा था। तो नए पीएम जो बने हैं इस समय, उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने, श्रीलंका के पीएम हैं। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और पीएम है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्या है? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA ने किस देश में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये FEDA जो है, इसमें किस देश में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये की गई है दुबई में, इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। दुबई क्या है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का एक शहर है। और अगर हम UAE के बारे में बात करें तो अबू धाबी यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है दिरहम। कौन सी मुद्रा चलती है? दिरहम मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगर CBIC के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो संजय कुमार अग्रवाल जी को, किसको? संजय कुमार अग्रवाल जी को CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम CBIC की बात करें तो CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म है। तो इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है? तो मिस राजस्थान 2023 के खिताब के बारे में अगर बात करें तो ये जीता है वैष्णवी शर्मा ने। किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में CM हैं अशोक गहलोत जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। इसके अलावा अगर हम कैपिटल के बारे में बात करें तो जयपुर यानी पिंक सिटी जो है राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में किसकी आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु राज्य में निर्मला सीतारमण ने एक प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। और ये आधारशिला कहाँ रखी गई है? आधारशिला रखी गई है आदिच नल्लूर में। आदिच नल्लूर में ये आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है? तो किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश ने दी है। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और कल हमने आपसे पूछा था कि बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और देश बंधु किसे कहा जाता है भारत में? तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, CR दास को देश बंधु कहा जाता है। अब आप लोग आज कमेंट सेक्शन में बताइए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? क्या दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध कितने दिनों तक टाल दिया है? तो केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को टाल दिया है। तो 31 अक्टूबर को हम जान लेते हैं क्या मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करिएगा, जो हमने प्रश्न पूछे हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो फुटबॉलर हैं ये इटली के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है जियान लुइगी बुफोन। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम इटली के बारे में बात करें तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है और इनके यहाँ के जो पीएम हैं, इटली की जो पीएम हैं उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है, याद रखिएगा। और हाँ, 31 अक्टूबर को हमने क्या बताया? राष्ट्रीय एकता दिवस तो बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। और 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था? हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? अगर जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है, इसमें जो कंपनी शीर्ष पर रही है उसका नाम है वॉलमार्ट। क्या नाम है? वॉलमार्ट नाम है। वॉलमार्ट जो है एक अमेरिका की कंपनी है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1962 को वॉलमार्ट की स्थापना की गई थी। अगर हम वॉलमार्ट के चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो उनका नाम है बी पेन्नेर। क्या नाम है? जॉर्जी बी पेन्नेर इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो अगर देवधर ट्रॉफी की बात की जाए तो ये देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। जो क्रिकेट होता है उस क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की कुछ अन्य ट्रॉफियाँ जैसे दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी 2023 के खिताब की अगर हम बात करें तो ये साउथ जोन ने जीता है। किसने जीता है? साउथ जोन ने जीता है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की लिंक आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।